Good morning, students. Today we are going to read chapter 6 of Geography, 10th class. Manufacturing industry. What do you mean by manufacturing industry? Manufacturing industry बच्चों क्या होता है? ये होती है विनिर्माण उद्योग, जहाँ पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। उन चीज़ों के बारे में, उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स टू स्टार्ट द चैप्टर। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली हरीश वेंट टू मार्केट विद हिज पेरेंट्स। यहाँ पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि हरीश अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली के ओकेजन पर मार्केट में जाता है। दे परचेज शूज़ एंड क्लॉथ्स फॉर हिम। वहाँ पर शूज़ और क्लॉथ्स परचेज करते हैं। हिज मदर परचेज यूटेंसिल। उसकी मदर ने वहाँ पर यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स होता है जो किचन वेयर्स है वो खरीदती है वहाँ पर। शुगर, टी, दियाज, दियाज होता है अर्थन पोट्स। हरीश ऑब्जर्व दैट द सोप इन द मार्केट वर फ्लडेड। फ्लडेड मीन होता है अ लॉट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी विद आइटम्स फॉर सेल। मार्केट के अंदर आइटम्स की लार्ज क्वांटिटीज रखी हुई थी। ही वंडर्ड हाउ सो मैनी आइटम कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटी। और वो हैरान हो जाता है कि इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर इतनी ज़्यादा संख्या में चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर की जा सकती है। हिज फादर एक्सप्लेन, बट उसके जो फादर होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं दैट शूज़, क्लोथ्स, शुगर एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज। उसके फादर ने उसको बताया कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज इंडस्ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मीन्स बहुत बड़े दर्जे की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। लाइक जो दियाज वगैरह है, while items like diyas are made by individual artisan in household industries। अब देखो दिया क्या है, एक स्मॉल आइटम है। दिया को हाउस होल्ड, घर के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर तैयार किया जाता है। ये हरीश के फादर ने उसको इंक्वायरी दी, मतलब सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? कच्चा माल होता है। जो प्रोडक्शन होता है चीज़ों का लार्ज क्वांटिटी में, काफ़ी बड़े दर्जे पर, वहाँ पर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है टू मेक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। उससे क्या बनाई जाती है? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से गेन होता है मोस्टली। अब जैसे कि हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि उसने की मदर ने यूटेंसिल परचेज की। यूटेंसिल किस चीज़ से बनती है? मेटल से बनती है। और मेटल क्या है? एक प्रकार से प्राइमरी सेक्टर का जो मिनरल है, मिनरल से मिलता है। मिनरल पहले क्या किया जाता है? माइन से निकाला जाता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन किया जाता है चीज़ों का, ताकि वो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज हो सके। इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है आपकी, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से प्रोसेस करने के बाद टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड, शुगर फ्रॉम द शुगर कैन। क्या आप लोगों को पता है कि जो पेपर है वो किससे बनता है? वुड से बनता है, मतलब एक पेड़ होता है उससे बनता है, लकड़ी से बनता है। शुगर फ्रॉम शुगर केन से बनती है। आयरन एंड स्टील आयरन ओर से बनती है। और एल्यूमिनियम बॉक्साइड से बनता है। मतलब ये रॉ फॉर्म है सभी की। यहाँ पर इसने पेपर की रॉ फॉर्म वुड बताई है, शुगर की शुगर केन बताया है, आयरन एंड स्टील आयरन ओर है, और एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? हमें बॉक्साइड से मिलता है। ये इसकी रॉ फॉर्म है। Do you know that some types of clothes are manufactured from yarn which itself is an industrial product। कई प्रकार के कपड़े किससे बनते हैं? यार्न से बनते हैं। यार्न मीन क्या होता है? एक धागा होता है, एक थ्रेड होता है, वो भी क्या है? एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, अभी अभी मैंने बताया जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती है वो प्राइमरी मटेरियल की चीज़ों से फिनिश्ड गुड तैयार करती है। फिनिश्ड का मतलब होता है फाइनल चीज़ें तैयार कर देती है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी। और जो वर्कर इन फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, कार के अंदर, ब्रेवरीज़ के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और बेकरीज़ के अंदर, वो इस कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। सेकेंड एक्टिविटी
जो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लेकिन ये तो सेकेंडरी एक्टिविटी थी कि जो इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सम पीपल क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच ऑल इन द सेकेंडरी सेक्टर। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड करेंगे, जो कि किसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कैटेगरी में आता है सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलने वाला है, प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाला है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो पूरे कंट्री की इकोनॉमी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको माना जाता है बैकबोन, किसका, डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है, विकास की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर जर्नल में चेक करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली जो होता है मेनली बिकॉज, क्यों होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो हम क्यों करते हैं, उसका हमारे लिए क्या मतलब महत्व है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर, इससे केवल एग्रीकल्चर ही मॉडर्नाइज नहीं होती, विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम, वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, लोगों के ऊपर, जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर, जो उनको जॉब प्रोवाइड करती हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर। पहला है ये इम्पोर्टेंस कि इससे जो एग्रीकल्चर होती है वो मॉडर्नाइज होती है। ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर, आप ये लिख सकती हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है वो जो हैवी डिपेंडेंस होती है पीपल की एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, प्रोवाइडिंग जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, उनको जॉब मिल जाती है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर, जो एग्रीकल्चर पे बर्डन भी कम हो जाता है, मॉडर्नाइज हो जाता है एग्रीकल्चर। इससे 2-3 पॉइंट आप बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए पर कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इससे अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट होता है। इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, जो बेरोजगारी की समस्या है वो हमारी दूर हो जाती है, एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, और हमारे देश से पॉवर्टी भी खत्म हो जाती है। This was the main philosophy behind physical public sector industries और joint sector industries। Public sector और joint sector industries के पीछे यही हमारी main philosophy work करती है। This was the main it was also aimed at bringing the regional disparities by establishing industry in tribal and the backward areas। इससे जो हमारी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज मीन क्या होता है, जो एरिया वाइज विभिन्नता पाई जाती है ट्राइबल और अगर बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर हम इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, इट रिमूव्स द अनएम्प्लॉयमेंट, एंड जो हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज होती है ये रिड्यूस हो जाती है by establishing industries in tribal and the backward areas। Export of manufactured goods expands trade and commerce, brings in much needed foreign exchange। जब हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मीन क्या होता है, निर्यात करते हैं, बाहर चीज़ों को भेजते हैं मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ों को, इससे ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड होता है, हमारा व्यापार बढ़ जाता है। ब्रिंग्स इट मच नीडिड फॉरेन एक्सचेंज, इससे हमारी विदेशी जो पैसा है वो हमारे देश में आने लग जाता है। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू ए वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्परस। जो देश क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर, मतलब एक तैयार चीज़ बना देते हैं एक कच्ची मतलब एक रॉ मटेरियल से, वो बहुत ही प्रोस्पर होते हैं। प्रोस्परस मीन्स होता है हैव ए लॉट ऑफ वेल्दी। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। और इंडिया को अगर प्रॉस्पर हम बनाना चाहते हैं तो इसकी इंडस्ट्रीज़ को, हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री होती हैं वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलती रहती हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो बेस्ड इन इंडिया हैज़ गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर।
बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया में वो बूस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है क्योंकि उससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिवोर्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स टू द फार्मर्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारी हैं। कोई टूल बेचता है, कोई फर्टिलाइजर्स बेचती है, इरिगेशन पंप बेचती है, इंसेक्टिवोर्स बेचती है, पेस्टिसाइड्स बेचती है, पीवीसी पाइप बेचती हैं। ये सभी टूल फार्मर्स को बेचती है। दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग। इससे केवल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में ही हेल्प नहीं मिली देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट, बल्कि इससे जो हमारा उत्पादन भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है, बहुत ही स्किलफुल हुआ है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट। जैसे आप देख सकते हैं आजकल ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस काफ़ी बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो वैश्वीकरण है, विश्व के जो कंट्री हैं कमिंग टू ईच अदर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, फॉर देयर मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़, इन्वेंशंस, इनके लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, इसीलिए हमारे इंडस्ट्रीज़ का कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ सफिशिएंसी एलोन इज़ नॉट इनफ, खुद की ही सफिशिएंसी इनफ नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती है वो क्वालिटी में इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी होती हैं। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, केवल तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन बताना है आपको इंडस्ट्रीज का नेशनल इकोनॉमी के अंदर। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ GDP। तो यहाँ पर आउट ऑफ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% फॉर द माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैस। तो यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट 2 decades के अंदर अगर चेक करें शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो 17% तक पहुँच चुका है GDP के। जो टोटल 27% है इंडस्ट्रीज़ का, जिसके अंदर उसमें 10% किसका है, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है। 17% मैन्युफैक्चरिंग का है, 10% है वो माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस के मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़, लेकिन जो ये पोर्शन है ये कुछ एशियन इकोनॉमी की तुलना में बहुत ही कम है, वेयर इट इज़ 25 to 35%। बाकी कंट्रीज़ में अगर चेक करें तो इसका कंट्रीब्यूशन 25 to 35% होता है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। जो ट्रेंड है लास्ट डिकेड से हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम, वो कितना हो चुका है, 7% हो चुका है वार्षिक। द डिज़ायर्ड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स इज़ 12%। और जो डिज़ायर्ड ग्रोथ है, डिज़ायर्ड्स मीन जो चाहते हैं ग्रोथ करना, वो 12% हो चुकी है नेक्स्ट डिकेड से। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 and 10% पर एनम। जो मैन्युफैक्चरिंग है 2003 से उसकी ग्रोइंग रेट क्या चल रही है, 9 से 10% पर एनम के हिसाब से चल रही है। वार्षिक, एनम मीन वार्षिक होता है। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार ने पॉलिसी दी है, इंटरवेंशन दी है, उसमें रिन्यूड द एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री के द्वारा जितने एफर्ट डाले गए हैं उनको रिन्यू किया गया है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम उस टारगेट को नेक्स्ट डिकेड में अचीव कर सकते हैं। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बच्चों फुल फॉर्म लिखेंगे NMCC। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NMCC की, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। तो वाई द नेशनल
मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल सेटअप, एक क्वेश्चन ये लिखेंगे, वो किस लिए हुई है? विद द अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड द एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। या आप यहाँ से लिख सकते हैं टू गेन द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट, सो दैट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, इसलिए बनाई गई है ये। ठीक है, NMCC की फुल फॉर्म यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब जहाँ पर भी हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रही हैं हमें ऐसी लोकेशन देनी पड़ती है जिससे कि वो क्या हो सके, वहाँ पर सभी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तो लोकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। ये कहाँ पर इन्फ्लुएंस होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से, लेबर से, कैपिटल से, पावर से, मार्केट से। It is rarely possible to find all these factors available at one's place, जो चीज़ें हमें एक जगह पर मिलती है। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industry's locations are either available or can be arranged at the lower cost। तो इन्होंने ये बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जितनी भी ऐसे अप्रोप्रिएट प्लेस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाती है जहाँ पर सभी फैक्टर क्या हो, अवेलेबल हो, लोअर कॉस्ट पे हो और अच्छे से अरेंज भी हो जाए। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बेनाइजेशन फॉलोज, जब हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कोई इंडस्ट्री लग जाती है तो वहाँ अर्बेनाइजेशन फॉलो हो जाता है, वहाँ शहरीकरण हो जाता है। समटाइम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी, कई बार तो पहले से ही सिटी के आसपास इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है। दस मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्बेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग और अर्बेनाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड जाती है। हैंड इन हैंड मीन्स दोनों साथ साथ चलती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो अर्बेनाइजेशन होता है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्री। What did the city provide to the industries? What did the city provide to the industry? एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सिटी प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, financially advice to the industry. Many industry tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as the agglomeration economy. कई जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के पास आ जाती है लाभ लेने के लिए। टू मेक द यूज़ ऑफ द एडवांटेज, जो लाभ उठाने के लिए किस चीज़ का, जो अर्बन सेंटर प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि एल्गोमेरेशन इकोनॉमीज होती हैं। ग्रेजुअली लार्ज इंडस्ट्रियल एल्गोमेरेशन टेक्स प्लेस, धीरे धीरे जो लार्ज इंडस्ट्रियल एल्गोमेरेशन है वो एस्टेब्लिश हो गई है, जो अर्बन सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in the place from the point of view overseas trade such as the Mumbai, Kolkata, Chennai consequently। तो अगर हम देखें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में देखें, प्री इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी से पहले का समय देखें, तो उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी हमारी, जो भी मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्रीज़ थी वो कहाँ पर थी, कोस्टल एरियाज़ के, ओवरसीज जहाँ पर माल हमारा जा सकता था उनके आसपास थी। आप देखेंगे वहाँ पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में हमने ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। देयर इमर्ज सर्टन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंडरलैंड। तो वहाँ पर क्या है, सर्टन पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, अर्बन सेंटर जो सराउंड किए गए हैं एग्रीकल्चर रूरल हिंडरलैंड के द्वारा। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, अब सबसे पहले इनपुट लेते हैं। इंडस्ट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट मीन्स क्या होता है, ऐसा माल जिससे रॉ मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं जिससे चीज़ें प्रिपेयर की जाती है, रॉ मटेरियल एंड द component parts, factors of production, land, labor, capital, entrepreneur and infrastructure, ये हमारे इनपुट होते हैं, इनके ये इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें चाहिए। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट के बाद फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से मार्केट, और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसी, ये लोकेशन है कि लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, जो लोकेशन है इंडस्ट्रियल एरिया की वो कैसे स्थान पर होना चाहिए, मार्केट लिंकेज, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनाना है नोटबुक पे और एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, द की
टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लो कॉस्ट। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि लिस्ट कॉस्ट हो, लिस्ट मीन्स सबसे लो कॉस्ट हो, कीमत बहुत कम आए। गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से देखी जाए, जो लेबर होती है वो भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करती है, इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाती है। आगे आप देखेंगे आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, क्या होनी चाहिए आइडियल लोकेशन के लिए, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। वो ऊपर वाला इंडस्ट्री लिंकेज में बना लेना डायग्राम। क्वेश्चन ये बनेगा, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। एक तो रॉ मटेरियल ऑब्टेन होना चाहिए उस साइट पर जहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, साइट पर प्रोडक्शन होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, और जो हमारी कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन की वो भी जायज़ होनी चाहिए। डिसीजन लोकेट फैक्ट्री एट साइट, और डिसीजन किस तरीके से लिया जाना चाहिए, इससे भी परफेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता। आपको लिखना है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, इनपुट, मार्केट और मनी अवेलेबल होती है वही बेस्ट लोकेशन होती है। तो ये था बच्चों आपका यहाँ तक का आज फ़िलहाल के लिए आपको फर्स्ट इस वीडियोज़ के अंदर यही करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।